नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं जैनेंद्र कुमार जी की लिखी हुई कहानी पत्नी। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और यह कहानी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो इस महत्वपूर्ण कहानी पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त सा परिचय जानते हैं जैनेंद्र जी का। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। आपने मैट्रिक की शिक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई। राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी काम किया। प्रेमचंद्र के निकट संपर्क में रहते हुए अनेक कहानियाँ भी लिखी। जैनेंद्र उन महान कहानीकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी के प्रारंभिक दौर में कहानी लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं फांसी, जय संधि, वातायन, एक रात, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या तथा खेल। उपन्यासों में हैं परख, सुनीता तथा त्यागपत्र। इन्होंने निबंध लिखन पर भी अपनी कलम चलाई। इनके निबंध हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार और पूर्वोदय। तो इस महान साहित्यकार की एक महान कृति और मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध कहानी है पत्नी। तो आइए सुनते हैं इनकी मार्मिक मनोवैज्ञानिक कहानी पत्नी, जिसमें एक पत्नी की मानसिक पीड़ा को व्यक्त किया गया है। मित्रों, कहानी यदि आपको पसंद आए तो अपने सुझाव अवश्य बताइएगा। तो चलते हैं कहानी पर। शहर में एक और एक तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला। वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी लिए बैठी हुई है। अंगीठी की आँख राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 वर्ष के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली पतली और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में रखी हुई आग राख होती है और स्त्री का ध्यान उस पर जाता है। घुटनों को हाथ देकर वह उठी। उठकर कुछ कोयला ले आई। कोयले को अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो कुछ याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में कोई और नहीं है और समय 12 से ऊपर हो गया है। 2 प्राणी रहते हैं इस घर में, पति और पत्नी। पति सवेरे के गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। पत्नी चौके में बैठी है। वह यानी सुनंदा उसी पत्नी का नाम है। वह सोचती कहाँ है। अलस भाव से वह तो वहाँ बैठी है। सोचने को तो यही है कि कोयला न बुझ जाए। जाने वह कब आएंगे। 1 बज गया। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की तो फिक्र करनी चाहिए। सुनंदा बैठी है। वह कुछ कर नहीं रही है। जब वह आएंगे तो रोटियां बना देगी और जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं। और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं। उसने झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी ही बना देगी। उसने जोर से खींचकर आटे की थाली सामने खींची और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और फिर उसी भांति वह काम में लग गई। कालिंदी चरण आए हैं। कालिंदी चरण उसी पत्नी के पति हैं। उनके पीछे पीछे 3 और 4 उनके मित्र सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी हुई थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर से छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में बहुत कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा। नीति और अनीति, हिंसा और अहिंसा देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ को मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हम क्या आतंक से डरते हैं? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं। वे बच्चे हैं। हाँ, वे बच्चे हैं और मूर्ख हैं। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए अभिलाषा जीने की। हमें नहीं मोह है बाल बच्चों का। हम नहीं गर्ज है हमें धन दौलत की। हम नहीं मरने के लिए आज़ाद नहीं होना चाहते। जुल्म को मिटाने के लिए जुल्म करना होगा। उससे वे डरें जो डरते हैं। हमें जवान, हम डरने के लिए नहीं हैं। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि उसने ना कुछ खाया है ना मित्रों ने, और उसने मित्रों को खाने के लिए नहीं पूछा। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की ओर चला।
सुनंदा थी जहाँ वहीं है। वह रोटी बना चुकी है, अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं, माथे पर उंगलियां टिकाकर बैठी है। बैठी बैठी सुनी सी देख रही है, सुन रही है। उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उसके जोश का कारण वह नहीं समझ पाती। उत्साह उसके लिए परिचित था, वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है। स्मरणीय और मनोरम हरियाली, यह भारत माता की स्वतंत्रता समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है, न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की जोर जोर से बातचीत का मतलब भी नहीं समझ में आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है, जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा है कि पति उससे भी कुछ देश की बातें करे, उनमें बुद्धि ले जरा कम है। धीरे धीरे क्या वह समझने नहीं लगेगी? सोचती है, कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूँ। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा, उसका काम तो सेवा है, बस यह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी कभी उनकी राह के बीच में आने को नहीं सोचती। वह एक बात जान चुकी है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इसमें कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रहती है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाती हो, पर सुनकर चुप रह गई। वह सोचती रह गई कि देखो ये कैसी बातें करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार इन लोगों के कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है, उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है, पर यह जितने हाकिम लोग हैं वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंशी और चपरासी और थानेदार वायसराय, ये सब सरकार के ही हैं। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक नहीं है, पर यह उसी से लड़ने को तन मन बिसारे बैठे हैं। खैर, ये सबके सब इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों बोलते हैं? उसको यह बात बुरी लगती है। सीधे साधे कपड़ों में एक खुफिया पुलिस का आदमी हर वक्त उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग यह बात भूल जाते हैं। बैठे बैठे इसी तरह की बातें सोच रही है। देखो, अब 2 बजेंगे, उन्हें न खाने की फिक्र है और न मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का तो ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसी ही बेपरवाही से तो बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है तो भटक भटक कर मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर पहुंचता है। तब उसे बच्चे की वही बातें याद आती हैं, वे प्यारी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां, नन्हे नन्हे होठ याद आते हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, मरना क्या है? इस मरने की तरफ उससे नहीं देखा जाता। यद्यपि वह जानती है कि सबको मरना है, उसको भी मरना है, उसके पति को भी मरना है, पर उस तरफ भूल से भी क्षण भर नहीं देखती। भय से भर जाती है। यदि सोचती है तो यह उससे नहीं सहा जाता। बच्चे की याद उससे मत उठती हो, तब वह विह्वल होकर आंखें पोंछती है और हठात इधर उधर किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में वह कुछ करे तो क्या करे? रह रह कर वही बात याद आती है। उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी, अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौकी में घुसे। सुनिंदा कठोरतापूर्वक शून्य को ही देखती रही, उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, हम खाने वाले 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलुई वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी, कुछ भी नहीं बोली। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं, खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ नहीं बोली। इतने मन में बेहद गुस्सा वह थी। यह उससे क्षमा प्रार्थी सी बात क्यों कर रहे हैं? हंस कर क्यों नहीं कह देते, कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ। अच्छी बात है, मैं तो गुलाम भी नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। वह चुप रही। कालिंदी ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति और भलाई की बातें वह सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से घुट कर रह गई। क्यों बोलते भी नहीं? सुनंदा नहीं ही बोली।
तो अच्छी बात है, खाना कोई नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैस में पैर पटकते हुए लौट चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार ही समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर अविवाहित है। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं है, वह एक बच्चा भी खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन पर रुष्ट भी हैं। यह दल में विवेक के प्रतिनिधि और उत्पात पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित हो जाता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबता रहता है। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति के और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा। जो शक्ति के मद में उन्मत्त है, असली काम तो उसका मद उतारना, उसे कर्तव्य की भावना को जगाना है। हम स्वीकार करें कि मद उसी टक्कर खाकर चोट पाकर जरूर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नोची उपयुक्त नहीं है। इसे सत्ता का कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टे अपना औचित्य पर संतोष हो आता है। पर जब सुनंदा के पास से लौट कर आया, जब देखा कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है, वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने यह कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, लोगों को भूख नहीं लगी क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे खाना तो बनना नहीं। बताओ क्या किया जाए, कहीं होटल चले? एक ने कहा, कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बात में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखा और चुपचाप चले गए। फिर आकर पास ही चारों ग्लास में पानी रख दिया और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप हो रहे। उन्होंने अनुभव किया कि पति पत्नी के बीच में स्थिति में कुछ तनाव है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी, तुम तो कहते थे कि खाना नहीं है। कालिंदी ने झेप कर कहा, मेरा मतलब काफ़ी नहीं। दूसरे ने कहा, बहुत काफ़ी है, सब चल जाएगा। देखो कुछ और हो तो कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा कि खाना वहाँ लेकर आओ? मैंने कहा था क्या? सुनंदा कुछ नहीं बोली। चलो उठा कर लाओ थाली, हमें किसी के यहाँ का नहीं खाना, हम होटल जाएंगे। सुनंदा कुछ नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आती। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान उसे असह्य था। उसने कहा, सुनती नहीं हो? कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने और मुंह फेर लिया। क्या मैं बकबक करने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? एक तो बच गया। कालिंदी निरशस्त्र होने लगा। उससे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ। खाना और नहीं है? अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। उसे सूझा ही न था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर उसे जैसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ नहीं बचा कर रखा। अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि उसने खाना नहीं बचाया, इस पर उसका स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यूं हुआ कि वह इस तरह की बातें सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। और उसने कड़वाहट मन में फैला ली। हठात यह उसके मन को लगा कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? पर कुछ पूछ लेने में हर्ज ही क्या था। इस बात पर उसका मन टूटता सा है, मानो उसका जो तनिक सामान था वह भी कुचल गया। वह रह रहकर अपने को स्वयं अपमानित कर लेती हुई कहती कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी बातों का ख्याल अब तक हो रहा है? जो तुझे तो खुश होना चाहिए, उनके लिए एक रोज भूखे रहने का पुण्य मिल रहा है तुझे। मैं क्यों नाराज करती हूँ उन्हें? अब से नाराज न करूँगी। पर वह अपने तन की सुध भी तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ? और वह अपने बर्तन मांजने लग गई। उसने सुना कि वे लोग फिर जोर जोर से बहस कर रहे हैं। बीच में हंसी के कहे भी उसे सुनाई देते। ओह, सहसा उसे ख्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी मल सकती है, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो? यह सोच झटपट
हाथ धोकर कमरे के दरवाजे के बाहर लगी दीवार के पास खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी ही खड़ी थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध भाव से कहा, थोड़ा पानी भी ले आना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और द्वार के बाहर लगकर ओट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला सके। तो इस तरह आपने सुना जैनेंद्र कुमार जी की कहानी पत्नी। यह कहानी राष्ट्रीय भावधारा से भी प्रभावित है। जिस समय यह कहानी लिखी गई उस समय देश अंग्रेजों के अधीन था और विभिन्न क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन देश में चल रहे थे। कहानी भी उसी से प्रेरित है। ऐसे क्रांतिकारी युवक की पत्नी का मनोवैज्ञानिक चित्रण जैनेंद्र जी के द्वारा किया गया है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आपको यदि लगता है कि इसमें कोई और सुझाव देना है या सुधार करने की आवश्यकता है तो मित्रों, आपके सुझाव हमें प्रेरणा देते हैं। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।